मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आजकल तमाम भूमिकाओं में नजर आते हैं। कभी वो नायक की तरह ऑन द स्पॉट अधिकारियों कर्मचारियों जो लापरवाही बरतते हैं उन पर कार्रवाई करते हैं, कभी सिंघम की तरह बड़े बड़े अफसरों पर एक्शन लेते हैं कुछ भी गड़बड़ी होती है तब, और दूसरी तरफ बड़े ही सॉफ्ट अंदाज में वो बहनों के बीच हाथ में जो राखी है उससे लदी हुई उनकी तस्वीर आती है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोहन यादव जी आपका। आपका भी अभिनंदन। मैंने ये इतनी भूमिकाएं बताई हैं आपकी, कौन सी भूमिका में आप अपने आप को पाते हैं? देखो, हम तो सब सहज सामान्य व्यक्ति हैं, इसलिए सरकार के नाते से कुछ कड़क निर्णय लेना पड़े तो मन बड़ा कड़क करना बड़ा तकलीफ भी आती है, लेकिन निष्पक्षता से हम विक्रमादित्य की नगरी से आते हैं तो दायित्व के साथ निर्वहन करना ये हमारी आवश्यकता है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में हमारे यहाँ आत्मीयता रहना चाहिए, सद्भाव रहना चाहिए, परस्पर सौहार्द्रता होना चाहिए। इसलिए सामाजिक संस्कार के आधार पर हमारे सारे त्यौहार खूब आनंद से मनाए जाने थे। ऐसे में रक्षाबंधन के त्यौहार पर जब लाडली बहनों को उनके लिए अलग से इस साल भी हमने 250 रुपये राशि दी है और धीरे धीरे बढ़ करके राशि बढ़ाते जा रहा है, तो वो आनंद भी मिलता है। लेकिन ये एक हमारे संस्कार है, उज्जैन के संस्कार भी है कि हम अपने को जमीन से जोड़े रहें, ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब मैं दूसरी भूमिका पर सवाल करता हूँ। जो अनिल कपूर की आपने फिल्म देखी होगी नायक, तो वो सीएम बनते हैं और ऑन द स्पॉट फैसले करते हैं, वो बड़ा चर्चा में आए थे, उसके डायलॉग भी बड़े चर्चा में रहते हैं। आप भी जन विश्वास अभियान चला रहे हैं और वहाँ पर हमने देखा, छिंदवाड़ा में भी देखा, उसके बाद हमने टीकमगढ़ में भी देखा कि वहाँ पर जो लापरवाही जिन अधिकारियों की कर्मचारियों के सामने आती है, ऑन द स्पॉट आप जो है उनको दंडित कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं। तो ये क्या मैसेज देने की? देखिए, हमारा ये कहना है कि काम करने के लिए हमारा एक तंत्र है प्रशासन का। अच्छे काम को मैं प्रमोशन भी करता हूँ, भर्ती भी नए लोगों की कर रहे हैं, लेकिन अगर काम कर रहे हैं और ये बात प्रमाणित हो रही है कि वो लापरवाही कर रहे हैं तो लापरवाह पे सख्त एक्शन लेना ये प्रशासक का काम है। कड़क के साथ आपने कुछ बड़े निर्णय भी किए हैं, उसमें से यूसीसी भी एक है, तो इसके पीछे क्या मंशा रही? क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बड़े कॉम्प्लिकेशंस थे। आदिवासी जो समाज है उसको लेकर के, जो मुस्लिम हैं उनका भी बहुत सारा एप्रीहेंशन था, उन्होंने तो आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। तो ये बड़े फैसले कैसे आप ने लागू किए, क्या मंशा रही और इसमें बैलेंस कैसे आप बिठा रहे हैं? देखिए, बहुत अलग अच्छा प्रश्न आपने किया। मैंने जब हमारे यहाँ एक समान कानून लागू करने की बात की तो ये एक समान कानून लागू करने के लिए हमारी जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती जो पार्टी, तब से हमारी भावना थी कि जब एक देश एक विधान एक प्रधान एक कानून की बात करते हैं तो हमारे यहाँ ये हिंदू का कानून अलग मुस्लिम का अलग ये क्यों होना चाहिए। और ये बात भी सही है कि ये जो अतीत के समय सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि मुस्लिमों को भी, बहनों को कानून के अंतर्गत शासन का संवैधानिक दायित्व है कि वो उसकी रक्षा करे। और माननीय मोदी जी ने खुद ने 3 तलाक के कानून को एक तरह से समाप्त करते हुए एक कानून की बात की। तो हमारे राज्य के अंदर यूसीसी लागू करने का अगर मौका आया तो वैसे तो हमारे लिए मेजॉरिटी थी, मैं वैसे चाहता तो विधानसभा से ही पारित करा लेता, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारे लिए मोदी जी से चर्चा की, माननीय अमित जी से चर्चा की, उन्होंने कहा इसको नीचे तक ले जाओ, और हमने अपने इस विषय को नीचे तक ले गए और हमने इस आधार पर लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा SMS मोबाइल के माध्यम से दिए कि हम इस कानून को लागू करने वाले हैं। एक संवैधानिक कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में, और उस कमेटी के माध्यम से वो 55 जिले के 10 संभाग में गई, 10 लाख से ज़्यादा सुझावों का संकलन किया, और उस सुझावों के संकलन के बलबूते पे जो निकल कर आया वो उन कट्टरपंथियों को जवाब भी है जो इसका विरोध कर रहे थे। 10 लाख में से 76% मुस्लिम महिलाओं ने इस कानून का समर्थन किया कि हाँ, हमारी ज़िंदगी विवाह के बाद अगर असुरक्षित होती है। लेकिन एमपी में तो मुस्लिम समाज ही इसका विरोध कर रहा है, महिलाएं कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरी हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, महिलाओं ने जो है समर्थन किया। हमने ये डेटा विधानसभा में भी बताए और पेपरों में भी बताए और उसकी प्रिंटेड रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें 76% महिलाओं ने समर्थन किया।
40% मुस्लिम पुरुषों ने समर्थन किया। तो फिर ये कौन लोग हैं जो विरोध ये वो कट्टरपंथी लोग हैं जिनको वोट का खतरा, और कांग्रेस उसके पीछे है जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती, जैसे अभी वंदे मातरम का विरोध कर रही कांग्रेस के, ये मानती नहीं है। इनने, कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कराए, उसका परिणाम पाकिस्तान बना। कांग्रेस उसके बाद भी नहीं मानती। जब आज़ादी के बाद देश आपके पास है, 55 साल 70 साल आपने सरकारें चलाई, तो अब तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि आखिर हमको इस देश के अंदर क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी, सब हिलमिल के रहे। लेकिन कांग्रेस जान करके दाना डाल के लड़ाना चाहती है। नहीं, अब चूंकि आपने वंदे मातरम की बात करी दी है तो मैं इस पर आपसे सवाल पूछता हूं। कांग्रेस का ये तर्क है कि वो तो जो संविधान सभा में पारित हुआ, जो इस देश के जो महापुरुष हैं, महात्मा गांधी हैं, वो महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं कि उनके सामने जो अप्रूव हुआ, उसी को आगे फॉलो कर रहे हैं। मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, जिस कांग्रेस ने जब ये प्रस्ताव पारित किया, क्या आज़ादी के समय भारत का बंटवारा आज कोई से बचा हुआ है क्या? अशफाक उल्लाह खां से लगा करके रहीमान रसखान, हमारे यहाँ तो तब के सारे के सारे वो सारे लोग थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के बजाय भगवान कृष्ण की भक्ति करके, माँ की वंदना करते हुए अपना समय निकाला। लेकिन कांग्रेस ने अतीत की जो गलती की और जिसका परिणाम पाकिस्तान बदला, और पाकिस्तान के बनने का कारण ही कांग्रेस थी जिनने अखंड भारत के उस सपने को तोड़ा। महात्मा गांधी ने स्वयं ने कहा था कि मेरे लॉस पे बंटवारा होगा, लेकिन वो बेचारे मजबूर हुए कांग्रेस के कारण से। और कांग्रेस ने जान करके उस केवल वंदे मातरम नहीं तोड़ा, कांग्रेस ने देश को तोड़ा है। और आज फिर कांग्रेस उस रास्ते पर जा रही है जिससे भविष्य में फिर खतरा खड़ा होगा। अब तो माननीय मोदी जी ने पूरे देश को विश्वास में लेकर जब संवैधानिक रूप से इस बात दोनों गीत को मान्यता दी, तो अब ये तंदाबाट खड़ा करके कांग्रेस क्या करना चाहती है? कांग्रेस उस रास्ते पे जाना चाहती है जिसके कारण से कांग्रेस केवल मुस्लिम वोट बैंक के नाते से देख रही है। कांग्रेस वही कर रही है जो कश्मीर में उसने किया था। आपने वो वीडियो देखा होगा 15 अगस्त का, जो कांग्रेस हेडक्वार्टर में जो है उस पर रोका टोकी हुई, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं बहुत निंदा करता हूँ घोर कटु शब्दों में। कांग्रेस को वंदे मातरम का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस के उस प्रस्ताव को कांग्रेस को वापस लेना चाहिए। जो उनने कहा हम 2 अंतरे गाएंगे, 4 गाएंगे, ये कोई बात नहीं हुई। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने पूरा लिखा है, तो आपको पूरा ही गाना चाहिए। अच्छा, आपने एक शब्द अराजकता कही, और कल से बीजेपी के बहुत सारे नेता जो हैं, वो राहुल गांधी ने संसद मार्ग थाने पर धरना दिया एफआईआर को लेकर के, पैलेट गन जो इस्तेमाल की गई थी जेनजी के आंदोलन में, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए नेता प्रतिपक्ष को धरना देना पड़ रहा है? मैंने फिर निवेदन किया कि नेता प्रतिपक्ष की बहुत गरिमापूर्ण पोजीशन है, उस पोजीशन का ध्यान रख के उनको व्यवहार करना चाहिए। ऐसे काम करने से उनको बचना चाहिए जिससे उसकी गरिमा गिरती है। लेकिन राहुल गांधी जी है कि वो मानते नहीं, तो ये उनके व्यवहार पे निर्भर करेगा कि उनको देश फिर किस रूप में जाने। वो तो अपनी जीत के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं इसको। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, अगर इस तरह के व्यवहार करेंगे, इससे वो उस पद की पोजीशन गिरा रहे हैं। माफ़ करना, मैं उनको ये आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आप उस गरिमा को याद करो जहाँ अटल जी ने 50 साल तक अपना प्रतिपक्ष में भूमिका निभाई है। तो ऐसे गरिमापूर्ण पद को कृपा करके उसकी गरिमा से न्याय करिए। नदी जोड़ो अभियान को लेकर के आपकी बड़ी दिलचस्पी है। केन बेतवा में हमने देखा है, आपने अभी 2 दिन पहले बैठक भी की है, इसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? पहला सवाल तो मेरा ये है। देखिए, केन बेतवा का जो इलाका है उसको आप देखोगे तो ध्यान में आ जाएगा। ये इलाका हमारा बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है, और बुंदेलखंड में अगर किसी बात की कमी है तो केवल पानी की कमी है, जल की कमी है। और स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने से नदी जोड़ो अभियान की बात आई थी। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की उन्होंने कल्पना की थी। साध्वी उमा भारती जब भारत सरकार में मंत्री तब उनने ये बात उठाई थी, लेकिन कांग्रेस ने तब भी उसका विरोध किया था। आज भी संकट खड़ा कर रहे हैं। ये बुंदेलखंड के हमारे पन्ना, सागर, दमोह, बल्कि रायसेन, विदिशा तक का पूरा केन बेतवा का कैचमेंट। लेकिन विस्थापितों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, बहुत सारा आंदोलन, विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। हर एक व्यक्ति की चिंता की है। ये इस प्रोजेक्ट में कोई कष्ट नहीं है किसी को, लेकिन ये बात से कि विस्थापन अगर होता है तो विस्थापन में कष्ट थोड़े आते हैं, लेकिन उसका समाधान हमको बैठ कर निकलता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और मैं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत
मौजूद सवाल है, प्रासंगिक है, त्योहार आ रहे हैं, आपने एनालॉग पनीर पर बैन किया, हमने देखा बहुत कड़ी कार्रवाई हुई। मिलावट जो है वो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर के, तेल से लेकर के, आटा और घी तक में मिलावट हो रही है। तो इसके लिए क्या कोई सख्त प्लान है जो ज़मीन पर भी दिखे? हमारी सरकार बहुत सख्ती से काम कर रही है, किसी प्रकार की मिलावट को बर्दाश्त नहीं कर रही। और मिलावट के साथ साथ हम अपने राज्य के अंदर 6 लेबोरेटरी खोल रहे हैं ताकि त्वरित गति से आने वाले सैंपल की जांच भी कर सके। और ये हमने सभी व्यवस्थाओं के आधार पर कहा है कि चाहे बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति हो या छोटे से छोटा संस्थान हो, हमारे लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो कोई इसका कोई शिकार हो। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमने हाल के समय जो की गई कार्रवाई है, समाज ने भी इसका समर्थन किया। अभी त्योहार आ रहे हैं और मिठाइयों में सबसे ज़्यादा मिलावट की शिकायत होती है, तो क्या हम एमपी के सीएम से कोई ऐसा सख्त संदेश सुन सकते हैं कि जो मिलावट करने वाले हैं वो पहले ही डर जाएं? मैं आपसे सहमत हूँ कि मिलावट करने वालों का स्थान खुले में नहीं होगा, वो जेल उसका वेट करेगी। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसा कोई काम ही क्यों करो जो जेल जाना पड़े। मोहन यादव जी, आपने हमसे बात की, एनडीटीवी को इतना वक्त दिया और सभी सवालों के बड़े बेबाकी से आपने जवाब दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।